चलिए रोजगार का यूट्यूब चैनल पे जो सेशन आपका चलाया जा रहा था थ्योरी का, वो आज आपका क्लास संख्या दूसरा है। आपका क्लास संख्या दूसरा है। पहला में आपका मात्रक और मापन समाप्त हो चुका है और दूसरा में आपको पढ़ना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में। और उसमें जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया और संवेग के बारे में आइए हम अध्ययन करते हैं। ये क्लास संख्या दूसरा है और पहला क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे, तो इसी चैनल पे रोजगार तक के चैनल पे मापन और मात्रा क्लास करा दिया गया है, उसका क्वेश्चन करा दिया गया है और केमिस्ट्री का भी क्लास उसमें अपलोड हो चुका है, बायोलॉजी का भी हो चुका है। आइए देखते हैं इसमें न्यूटन की गति के नियम के बारे में। ये न्यूटन की गति के नियम लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। ये जो न्यूटन ने गति का नियम दिए हुए थे उसके बारे में देखते हैं। पहला है इसमें जड़त्व। ये पहला है आपका क्या चीज? जड़त्व। ये जड़त्व होता क्या है? जड़त्व होता क्या है? जड़त्व के बारे में क्या होता है? ये किसी पदार्थ की वह गुण है जिसके कारण पदार्थ के अपनी अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व क्या होता है? ये अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ये अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। कहने का मतलब है जो अगर वस्तु जो भी है अवस्था में गति में है या विराम में है, ये दो अवस्था हो सकता है। गति में हो सकता है या विराम में हो सकता है। ये गति में यानी विराम या स्थिर होता है। ये गति विराम या स्थिर इसको बुलाता है। स्थिर होता है तो अगर गति में है उसका भी क्या करेगा? विरोध करेगा। देखिए किसी पदार्थ वह जिसमें कारण पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि वो गति में है तो गति में रहना चाहता है। अगर स्थिर है या विराम है तो विराम में रहना चाहता है, और अगर गति में तो क्या है? गति की अवस्था में रहना चाहता है। वही होता है आपका जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो गति में है तो गति में रहना चाहता है और विराम है तो विराम में रहना चाहिए, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है। इसी का बुलाता है इनर्शिया बुलाता है या जड़त्व बुला जाता है। जड़त्व वो होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। ये आपका जड़त्व होता है। ये जड़त्व है। जड़त्व के बाद इसे आइए देखते हैं आगे। इसका है जो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व आपका दो प्रकार के होते हैं। जो जड़त्व होते हैं ये आपका दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व दो प्रकार, एक होता है आपका काची गति जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व। एक होता है आपका काची गति जड़त्व, एक होता है आपका गति जड़त्व और दूसरा क्या होता है? विराम जड़त्व। विराम जड़त्व। अब देखते हैं गति जड़त्व क्या होता है और विराम जड़त्व क्या होता है। एक होता है जो वस्तु गति में होती है उसे गति जड़त्व बुलाया जाता है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में उसको विराम जड़त्व या स्थिर जड़त्व उसको बोला जाता है। ये गति जड़त्व में क्या होता है? गति जड़त्व में क्या होता है? जब वस्तु क्या होती है? गति में होती है। वस्तु क्या होती है? गति में तो उसका होता है गति जड़त्व। और विराम में क्या होता है? वस्तु विराम अवस्था में रहती है। जब वस्तु विराम में रहती है उसको विराम जड़त्व, और जब वस्तु गति में रहती है उसका होता है गति जड़त्व बोला जाता है। वही है जब वस्तु में गति होती है उसे गति जड़त्व कहते हैं, और जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उसे क्या बोलता है? विराम जड़त्व बोला जाता है। जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है उसका बोलता है विराम जड़त्व बोलाता है। जड़त्व क्या होता है? ये किसी वस्तु के जो अवस्था होती है उसका विरोध करता है, और जब गति में है तो गति में रहना चाहती है, और विराम है तो विराम या स्थिर में तो स्थिर में रहना चाहती है। और जो जड़त्व होता है इसको दो भाग में बांटा गया। एक होता है गति जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व। जो गति जड़त्व होता है जब वस्तु की गति के कारण जो जड़त्व होता है उसे गति जड़त्व बोला जाता है, और विराम के कारण जो गति होता है उसको क्या बोला जाता है? विराम जड़त्व बोला जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका जो गति जड़त्व होता है वो विराम जड़त्व से अधिक होता है। जो गति जड़त्व होता है, गति जड़त्व गति जड़त्व का होता है अधिक होता है किससे? विराम जड़त्व से। विराम जड़त्व से जो जड़त्व का दो भागों में बांटा गया था, एक विराम जड़त्व, एक गति के जड़त्व। तो उसमें भी गति जड़त्व का होता है विराम जड़त्व से अधिक होता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? अधिक और कम जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? ये सब उसका मास यानी द्रव्यमान और त्रिज्या पर डिपेंड करता है। और त्रिज्या पर मास और इस पे रेडियस और मतलब रेडियस उसका रेडियस पर डिपेंड करता है। वस्तु का जिसके अधिक मास होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिसका कम मास होगा वो उसका जड़त्व कम होगा। अब देखिए होता है जड़त्व सबसे अधिक किसमें होता है? विराम में या गति में। गति जड़त्व का होता है, गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। जो गति का जड़त्व होता है वो क्या होता है? विराम से अधिक होता है। और जड़त्व I इक्वल टू होता है m इंटू r के स्क्वायर, मतलब मास इंटू त्रिज्या के वर्ग, मास इंटू त्रिज्या के वर्ग होता है। मतलब जड़त्व होता है, जड़त्व इक्वल टू होता है, जड़त्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर। इसको नोट करेंगे। ये होता है जड़त्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। अब जड़त्व के बारे में पहले ही देखे हैं। जो वस्तु के गति का या वस्तु का जो अवस्था है उसकी विरोध करता है उसे जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व के दो भागों में बांटा गया है, एक होता है विराम जड़त्व, एक होता है गति जड़त्व। गति कारण जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसे गति जड़त्व, विराम के कारण जो गति उत्पन्न होता है उसे विराम जड़त्व बोला जाता है। जड़त्व उसके द्रव्यमान और रेडियस में डिपेंड करता है, जिसमें गति जड़त्व सबसे मतलब विराम जड़त्व और गति जड़त्व में जड़त्व किसमें ज़्यादा होगा? गति जड़त्व में होगा। और जड़त्व इक्वल टू का होता है द्रव्यमान गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए मास और त्रिज्या पर क्या होता है? इसका जड़त्व निर्भर करता है। मास और जो जड़त्व द्रव्यमान और त्रिज्या पर क्या होता है? निर्भर होता है। द्रव्यमान जड़त्व का माप इकाई होती है। अब देखिए जो जड़त्व का इकाई कहने मतलब माप जो होता है कौन होता है? मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, जिसमें कम रहेगा उसका जड़त्व कम होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। कहने का मतलब है अगर एक ट्रक है, ठीक है, ये मान लीजिए ट्रक है और एक है साइकिल है, एक साइकिल है, इसका जड़त्व ज़्यादा है, इसमें क्या होगा? जड़त्व अधिक होगा। ये ज़्यादा है, इसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है, इसमें जड़त्व ज़्यादा होगा। और साइकिल का है, इसका मास कम है, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। आप लोग समझ रहे होंगे। जड़त्व का इकाई जो होता है मापा जाता है उसके मास से मापा जाता है। जिसमें मास ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिसमें मास कम होगा उसका जड़त्व कम होगा, ठीक है। और द्रव्यमान के जड़त्व को मापने की इकाई होता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। न्यूटन जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने गति का नियम दिए थे। जो न्यूटन हुए वो गति का नियम दिए थे। न्यूटन ने क्या किए थे? गति का नियम दिए थे। न्यूटन ने क्या किए थे? गति का नियम दिए थे। गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या किए थे? गति का नियम दिए थे, लॉ ऑफ मोशन दिए थे। इन्होंने तीन, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, इन्होंने तीन गति का नियम दिया था। पहला गति का नियम जिसको जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या पहला गति का नियम बोला जाता है। और न्यूटन ने ही सेकेंड गति का नियम दिए थे। और यहाँ से बल का, पहला से बल का परिभाषा मिलता है, यहाँ से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। और तीसरा होता है आपका क्या चीज? तीसरा लॉ। न्यूटन का तीन लॉ दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा दिए थे। ये तीनों गति के नियम के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे आपका दिया है न्यूटन ने क्या किए थे? ये न्यूटन की गति के नियम का प्रकाशन किए थे। कब हुआ था इनका प्रकाशन? 1687 में
इनका एक प्रकाशन हुआ था, वो पुस्तक था, एक इनका पुस्तक था, उसी के द्वारा इसे क्या किया गया था, न्यूटन ने अपनी गति के नियम, अपनी किताब प्रिंसिपिया, इनके बुक का नाम था क्या जी, प्रिंसिपिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम था क्या जी, प्रिंसिपिया, 1687 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन था। 1687 में न्यूटन ने अपने गति के नियम को प्रकाशन अपनी पुस्तक के द्वारा किए थे, प्रिंसिपिया नामक जो पुस्तक लिखे थे उसी के द्वारा क्या हुआ था, प्रकाशन किया गया था। और ये गति के नियम का प्रकाशन 1687 में हुआ था, 1687 में हुआ था। न्यूटन के पहला गति का नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो के नियम या पहला गति का नियम बोला जाता है। जो न्यूटन ने गति का नियम दिए थे, जो न्यूटन ने गति का नियम दिए थे वो दिए थे 3 गति का नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला गति का नियम था आपका, इसको क्या बोला जाता था, पहला गति का नियम, पहला गति नियम, गति का नियम, नियम। और इसी को बोला जाता था, या इसी को बोला जाता था क्या चीज, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या जड़त्व का नियम बोला जाता था, या इसी को क्या बोला जाता था, इसी को बोला जाता था गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। पहले गति का नियम को ही बोला जाता था, याद रखेंगे, पहले गति का नियम बोला था जड़त्व का नियम, और गैलीलियो का नियम बोला जाता था, गैलीलियो का नियम बोला जाता था। आइए इसको देखते हैं। पहला गति का नियम यह होता है कि जब भी कोई वस्तु है स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर का बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन कब हुआ था, 1687 में हुआ था। ये प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के द्वारा हुआ था, 1687 में क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था एक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के द्वारा। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम उसको बोला जाता है। न्यूटन का गति का नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम बोला जाता है। न्यूटन का पहला गति का नियम क्या होता है, कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, वो विराम अवस्था हो या स्थिर अवस्था हो, और वो गति के अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, वो जब तक उस पर क्या करती है, बाह्य बल कार्य ना करे, वही आपका क्या चीज, गति का नियम, पहला गति का नियम ये आपका है। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो क्या होता है, गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक कोई बाह्य बल ना लगे, मतलब बाहर से कोई आप बल ना लगे। देखिए मान लीजिए एक कार है, ठीक है, मान लीजिए एक कार है, ठीक है, एक कार है, एक कार है यहाँ पे, ये आपका गति में है, ठीक है, ये आप गति में है, आप यहाँ पे एक ईंट लगा देते हैं, यहाँ पे एक ईंट लगा देते हैं, ठीक है, बाहर से कोई बल लगा है, बाहरी मतलब फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, ये रुक जा रहा है। यही आपने एक बॉल ले लिया, ठीक है, यहाँ से बॉल रुक रहा है, मतलब बॉल धीरे धीरे रुक रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप हाथ से इसको रोक दिए, ठीक है, लुढ़कता रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल इस पर कार्य नहीं करेगा, ठीक है, वही कह रहा है। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर में तो स्थिर रहना चाहती है, और गति में है तो क्या है, गति की अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन जब तक वो कार्य करेगा तो उस पर बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से आप एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है, यहाँ से एक साइकिल जा रहा है, अब इस पे क्या है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इस पे कोई स्थिर अवस्था में, या मान लीजिए ठेला गाड़ी है, ठीक है, इसको जब तक हम धक्का नहीं देंगे, यहाँ से स्थिर है, जब तक धक्का नहीं देंगे क्या आगे नहीं बढ़ रहा है, इस पर क्या कर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है, कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। या यहाँ पे जो गाड़ी है ये आगे बढ़ रहा है, इस पे और ये गति में है, इसको क्या करेंगे, रोकेंगे, इसको क्या करें, कोई बाह्य बल, ब्रेक से रोकेंगे तभी इसको क्या करें, बाह्य बल लगा रहा है तो ये रुकेगा। ये गति में नहीं जा रहा है, स्थिर अवस्था में है, क्या होगा, गति की अवस्था में बढ़ेगा। यही आपका न्यूटन का पहला गति का नियम, आप लोग समझ रहे हैं। पहला गति का नियम को ही जड़त्व का नियम बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहला गति के नियम को इसमें से निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है, उसमें ऑप्शन आता है जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, उपयुक्त में से एक से अधिक लगाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं दूसरा, आगे है आपका, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलते ही बस ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं।
ये कहने का मतलब है कि जब चलती हुई बस है वो गति के जड़त्व में है, वो क्या है, चलती हुई बस, चलती हुई बस, चलती हुई बस ये किसमें है, जब बस चल रही है तो किसमें, गति में है, गति में है। तो हम बताए थे अभी कि जड़त्व दो भागों में बांटा गया, गति जड़त्व, एक विराम जड़त्व। ये क्या है, गति जड़त्व है, ये क्या है, गति जड़त्व है, इसमें क्या है, गति जड़त्व है। वही अगर रुकी हुई बस बात है, चलती हुई बस है, क्या है, चलती हुई बस है, वही आपसे कहता है रुकी हुई बस अचानक चलना प्रारंभ करती है, उसमें क्या है, स्थिर जड़त्व हो जाएगा। वही रुकी हुई बस, दोनों में अंतर है, गति है, क्या है, स्थिर है। ये रुकी हुई है, क्या है, स्थिर है, स्थिर है, ये स्थिर जड़त्व हो जाएगा। अब देखिए दो कंडीशन है इसमें, एक रुकने से चल रही है, एक रुकने से चल रही है, गति से क्या हो रही है, रुक रही है। तो दोनों में क्या अंतर है, एक चलती हुई बस है, एक रुकी हुई बस है, ये गति जड़त्व है, इसमें स्थिर जड़त्व है। तो पहला ही नियम को जड़त्व का नियम बोला जाता है, ठीक है, पहला ही नियम का जड़त्व का नियम होता है, इसका एग्जाम्पल है। पहले नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगने से आदमी आगे की ओर झुक जाते हैं। जब बस चल रही होगी, एक बाइक ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, आदमी आगे की ओर झुक जाएगा, वही है। अब देखिए रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। देखिए दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में यात्री पर डिपेंड करता है, मतलब यात्री क्या हो रहा है, झुक जा रहा या गिर जाएगा। उसमें देखते हुए कभी ब्रेक मारेगा, खच दे, आदमी क्या होता है, धप दे गिर जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो वही है, चूंकि रुकी हुई अचानक चलने से क्या होता है, यात्री पीछे की ओर भी झुक जाता है, पीछे की ओर झुक जाता है, और जब ब्रेक मारेगा तो आगे की ओर झुक जाएगा। रुक करके चलेगा तो पीछे की ओर, और चल करके रुकेगा तो आगे की ओर, ठीक है। अब देखिए दड़ी को छड़ी से पीटने पर ध्रुव का कण जो गिरता है, ये फर्स्ट नियम के अनुसार होता है, ये फर्स्ट लॉ होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। जो दड़ी को डंडा से पीटा जाता है, तो चलती हुई बस जब गति जड़त्व हो जाता है और रुकी हुई बस का होता है, स्थिर जड़त्व हो जाता है। ये सब फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है, पेड़ के पौधों से टहनी, जो पेड़ होते हैं उसके पेड़ के पौधों की टहनियाँ, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, हिलाने से फूल पत्ते का होते हैं, गिर जाते हैं। अगर जो पेड़ है जो उसको हिलाते हैं आप, उसे क्या होता है, गिरता है, जो का जिसमें टहनी में जो फूल रहता है वो गिर जाता है, वो भी फर्स्ट लॉ के कारण गिरता है। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा जाता है और उसके ऊपर से सिक्का रख दिया जाता है, तो पेपर को खिसकाने से यदि सिक्का गिलास में गिर जाए तो किसके कारण गिरता है, भी फर्स्ट लॉ के कारण गिरता है। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से क्या होता है, छेद होता है, इसको नोट कर लेंगे। जो कांच है उसमें पत्थर मारा जाता है तो क्या होता है, फूट जाता है, और गोली मारने से क्या होता है, छेद हो जाता है। गोली मारने से उसमें क्या होता है, छेद हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ के कारण होता है। अब है आपका प्रथम नियम के अनुसार, जो फर्स्ट लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, इसको बोला जाता है पहला तत्व के नियम, जड़त्व के नियम, गैलीलियो के नियम। इसी से क्या मिलता है, बल का परिभाषा, बल का परिभाषा मिलता है। और सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, सेकेंड लॉ से, जो सेकेंड लॉ है मोशन का, इससे क्या मिलता है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है। अब देखिए फर्स्ट लॉ से बल का जो परिभाषा होता है वो मिलता है, सेकेंड लॉ से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम को से हमें बल की क्या मिलता है, परिभाषा मिलता है, उसका परिभाषा मिलता है। और न्यूटन का आप सेकेंड लॉ देखते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ होता है यदि नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। जो संवेग होता है उसमें परिवर्तन के दर क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है, बल का व्यंजन F इक्वल टू क्या होता है, m होता है। F इक्वल टू मतलब फादर इक्वल टू माँ, याद रखना, फादर इक्वल टू माँ हो जाएगा। F इक्वल टू m होता है, m यहाँ पर क्या है, मास है, मतलब द्रव्यमान है, एक का एक्सीलरेशन है, वह है। और न्यूटन का दूसरा नियम होता है आपका, किसी वस्तु पे आरोपित बल
किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पे उत्पन्न संवेग के समानुपाती होता है। अब पहला होता था, पहला गति का नियम था, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और दूसरा गति का नियम होता है किसी वस्तु के आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। इसे सेकेंड लॉ कहते हैं। सेकेंड लॉ से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, फर्स्ट लॉ से बल का परिभाषा ज्ञात होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, देखिए बल का ऐसा मात्रा, यहाँ से बल का व्यंजन प्राप्त हुआ, यहाँ देखिए बल का ऐसा मात्रा। बल F इक्वल टू होता है F इक्वल टू क्या होता है, में होता है। अब देखिए बल F मतलब क्या होता है, फोर्स। M आपका क्या है, मास है, मास है आपका। ये क्या है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन है आपका, त्वरण है। यहाँ देखिए एसआई मात्रा किसका क्या होता है, बल का एसआई मात्रा होता है आपका न्यूटन। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है आपका चीज न्यूटन, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है आपका। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ये न्यूटन चाचा ने दिया था और न्यूटन चाचा का नाम पर क्या है, बल का एसआई मात्रा का न्यूटन है। और इसका F इक्वल टू क्या होता है, m होता है। यहाँ F का है फोर्स है, m का है मास है, a का है एक्सीलरेशन त्वरण है। और इसका CGS मात्रा का आता है, बल का CGS मात्रा CGS का होता है डाइन होता है। CGS का होता है डाइन होता है। बल एक सदिश राशि है, बल का राशि का होता है, बल एक सदिश राशि है, बल का है सदिश राशि है। बल आपका एक सदिश राशि है। इसमें सदिश होने का मतलब होता है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, और जिसमें केवल परिणाम होता है उसे क्या बोलते हैं, अदिश बोला जाता है। इसमें सदिश में क्या होता है, दिशा और परिणाम। दिशा और क्या होता है, परिमाण होता है। जिसमें दिशा और परिणाम होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है, उसको बोला जाता है सदिश बोला जाता है। बल में दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए का सदिश राशि है, ये आपका सदिश राशि है। अब देखिए बल का ऐसा ही मात्रा का न्यूटन होता है, इसका CGS मात्रा का डाइन होता है, और इसका सदिश राशि होता है, क्या होता है, सदिश होता है। अब यहाँ पे है एक डाइन बराबर, एक डाइन बराबर क्या होता है, एक डाइन बराबर क्या होता है, एक डाइन इक्वल एक न्यूटन, सब एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, एक न्यूटन बराबर होता है आपका, एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। और इसका सदिश राशि होता है, बल एक सदिश राशि होती है। बल बराबर होता है मास गुणे त्वरण, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और इसका CGS मात्रा होता है क्या चीज, डाइन होता है, डाइन होता है, ये डाइन होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को क्या करता है, बदल देता है, स्थिति बदल देता है, जो स्थिति को क्या करता है, बदल देता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद वस्तु का आकार परिवर्तन ना होता है और दृढ़ता कहलाता है। जो परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है, दृढ़ता बोला जाता है। अब देखिए बल का F का क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, kg मीटर प्रति सेकंड होता है, kg मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। F इक्वल टू होता है आपका m इंटू a होता है। तो मास से क्या होता है, kg होता है, मास से क्या होता है, kg होता है। एक्सीलरेशन से क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको बक्सा में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। kg मीटर प्रति सेकंड, या इसको बल का SI मात्रा का न्यूटन होता है। और जो फॉर्मूला याद है आपको, तो आप इसके SI मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लेंगे, एक बार शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं। बल का SI मात्रा न्यूटन होता है, बल का SI मात्रा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का CGS मात्रा डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। बल एक सदिश राशि है। सदिश क्यों होता है, बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है, बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है। वही दिया है F का CGS मात्रा का डाइन होता है, F का CGS मात्रा डाइन होगा। इसको 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है।
और कोई वस्तु है, अगर हम इस वस्तु को उठा रहे हैं तो जो इसका न्यूनतम बल, जो न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है, जो न्यूनतम इसमें बल लगा रहा है तो वस्तु के ही समान होगा तभी ना उठेगा। वही है जो बल का वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो सामान्य स्थिति को बदल देता है। और जब जो सामान्य स्थिति है बल लगा कर उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद विकास का आकार में परिवर्तन ना होना और दृढ़ होगा, और जब वो दृढ़ है तो उसमें बाह्य बल भी लगाएंगे कितना भी तो क्या होगा, दृढ़ होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसको नोट करेंगे, आगे देखते हैं। आगे आपका है, आगे आपका दिया हुआ है, जो इसमें दिया हुआ है देखते हैं। जब तक बल नहीं लगेगा गति एक सामान्य रहेगी, जब तक बल नहीं लगाएंगे उसमें क्या होगा, उसकी गति सामान्य रहती है, उसकी गति क्या होती है, सामान्य रहती है। और अगर कोई वस्तु दृढ़ है, मतलब दृढ़ है तो बाह्य बल लगाने के बाद क्या होगा, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। या याद रखना, दृढ़ है तो उसमें कोई बाह्य बल भी लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बल की विपरीत दिशा में लगाते हैं तो उसकी दिशाओं के बीच का एंगल कितना होगा, जब हम बल, और मान लीजिए बल हम क्या करते हैं, विपरीत दिशा में लगाते हैं, बल अगर हम बल विपरीत दिशा में लगाते हैं, विपरीत दिशा में लगाता है तो इसका कोण का मान कितना होगा, उसका कोण का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इसका 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका 180 डिग्री होते हैं। और जब अगर हम बल को सामान्य दिशा में लगाएंगे, बल जब सामान्य दिशा में लगेगा, समान दिशा में लगाएंगे तब इसका कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तब एंगल का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। वही आपका दिया हुआ, जब बल विपरीत दिशा में लगाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा, 180 होगा, और वही बल सामान्य दिशा में लगाएगा दोनों का एंगल का मान कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर दिया बल को विपरीत विस्थापन होता है, पता होता है, बल नकारात्मक होता है, बल के विपरीत विस्थापन होना क्या होता है, नकारात्मक बल कहा जाता है। बल को विपरीत जो विस्थापन होगा, मतलब विस्थापन का होगा विपरीत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नकारात्मक बल बोला जाएगा। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान और त्वरण का होता है, व्युत्क्रमपाती होती है। किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण का होता है, व्युत्क्रमपाती होता है, व्युत्क्रमपाती होता है। इसको याद करेंगे। बल के विपरीत दिशा का कोण कितना होता है, कितना डिग्री बनता है, 180, और सामान्य दिशा में कितना बनता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। आगे दिया उसका एग्जाम्पल, टेनिस का गेंद के तुलना में, टेनिस के गेंद के तुलना में क्रिकेट का गेंद से चोट अधिक लगता है, से चोट अधिक लगता है। जो टेनिस का गेंद होता है उसके तुलना में चोट अधिक लगता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के ही लागू होता है। गति के तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, और जब गति पे आप गिरते हैं और एक फर्श पर गिरते हैं तो दोनों के तुलना में किस पे, गति के तुलना में फर्श पर चोट का होगा, अधिक लगेगा। ऊंची या लंबी कूद के जमीन को खोद करके हल्का कर दिया जाता है। आप मान लीजिए बिहार में इसका फिजिकल कर रहे हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, ग्राउंड में आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया जाता है, खोद दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर चोट कूदे तो आपको कम लगे, चोट कूदे तो आपको चोट कम लगे। यह न्यूटन का इस दूसरा गति के नियम के ही उपयोग किया जाता है। और बड़ी कील को अधिक गहराई पर मतलब धंसाने के लिए हथौड़े का अधिक चोट किया जाता है। और जब मान लीजिए एक कील है, इस पर क्या किया जाता है, एकदम दनादन मारना पड़ता है, मतलब जोर से चोट देना पड़ता है, जोर से चोट देना पड़ता है। तो यही दिया, बड़े कील को अधिक गहराई पर धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। कराटे के खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। जो ईंट होता है उसको तोड़ने के लिए कराटे के खिलाड़ी क्या करता है, अधिक चोट मारता है। यह न्यूटन का सेकंड लॉ का एग्जांपल है। न्यूटन के दूसरे नियम से हम बल का सूत्र प्राप्त करते हैं। न्यूटन के दूसरे नियम से ही बल का सूत्र प्राप्त करते हैं। बल का सूत्र होता है F = ma होता है। और ये न्यूटन के दूसरे गति के नियम से ही क्या करते हैं, हम बल का सूत्र प्राप्त करते हैं, बल का सूत्र प्राप्त करते हैं। आगे आपका न्यूटन का तीसरा नियम, पहला दूसरा अब तीसरा, पहला दूसरा अब तीसरा। यह है तीसरा, प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो प्रत्येक क्रिया होता है उसकी
विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसमें दो वस्तु का होना जरूरी है। ये कभी भी बल हमेशा क्या कहता है, जोड़े में होता है। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इसमें बल हमेशा जोड़े में होता है। थर्ड लॉ न्यूटन का जो तीसरा नियम है, थर्ड लॉ, जो तीसरा लॉ है उसमें क्या होता है, युग्म होता है। जो बल का हमेशा युग्म होता है, बल हमेशा क्या होता है, जोड़ा में या युग्म होता है। युग्म ही हो सकते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया कराने के लिए दो मतलब हमेशा जोड़े में होंगे, बल हमेशा क्या होंगे, जोड़े में होंगे। यही दिया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बात स्पष्ट होते हैं। पहला बात आपको होता है क्या, ये पहला बात होता है कि बल हमेशा क्या होते हैं, युग्म होते हैं, और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल होता है। जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाले बल होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग लगने वाले वस्तु का बल होते हैं। यही दो इसमें मुख्य बात है। बल हमेशा जोड़े में होता है या युग्म होता है, यह हमेशा अकेले नहीं होता, ये कभी भी क्या होता है, अकेले नहीं होता है। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाले क्या होते हैं, बल होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर क्या होते हैं, लगने वाले बल होते हैं। ये हमेशा युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। अब आप देखेंगे शॉर्ट में थोड़ा फर्स्ट लॉ, जो फर्स्ट लॉ पढ़े थे आप, पहला जो पढ़े थे फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे, ये बल का परिभाषा देता है। बल का परिभाषा कौन देता है, फर्स्ट लॉ के द्वारा। बल का परिभाषा ये आपका ये फर्स्ट लॉ के द्वारा आता है। सेकेंड लॉ में क्या आता है, बल का व्यंजन, मतलब फार्मूला या सूत्र या नियम, बल का सूत्र और थर्ड लॉ का इसमें क्या होता है, बल हमेशा युग्म में होगा। बल जो होगा हमेशा युग्म में होगा। फर्स्ट लॉ से आपको बल का परिभाषा, सेकेंड लॉ से आपको बल का व्यंजन, और थर्ड लॉ में क्या होता है, जो हमेशा क्या होगा, जो बल हमेशा जोड़े में होगा। और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाले बल होते हैं। ये आपका था न्यूटन का तीसरा नियम, पहला, दूसरा और तीसरा था। तीसरा का ही हम देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ होगा। एग्जाम्पल है, एक महिला कुएं से, जो महिला है इसमें एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण उसको क्या होगा, चोट लगेगा। इसमें रस्सी जब टूटेगा तो क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया होगा, और इसमें क्या होगा, चोट लगेगा। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे क्या होता है, चोट लगता है, मतलब झटका देता है। जो बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर क्या करता है, हटता है, इससे क्या होता है, चोट लग जाता है। या आप नाव से आप कूदे होंगे, तभी क्या होगी, क्रिया प्रतिक्रिया बल काम करोगे। देखिए, नाव से कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटना, ये क्या है, तीसरा नियम। रॉकेट का उड़ना, याद रखिएगा, रॉकेट का उड़ना क्या है, ये आपका न्यूटन का तीसरा गति का नियम के कारण क्या होता है, रॉकेट का उड़ना होता है। न्यूटन के पानी में तैरते समय पानी पे चोट करना, जो पानी पर तैरते हैं, पानी पर चोट करता है, वो न्यूटन का तीसरा नियम पर ही लागू होता है। और जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना, जमीन पर चलते हैं तो जमीन पे चोट लगता है, उसी कारण होता है न्यूटन का तीसरा नियम। ये दोनों को याद रखेंगे। और न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्राकृतिक और दिशा का पता लगता है। अभी बताए थे आपको, न्यूटन का पहला नियम से क्या होता है, बल का परिभाषा, दूसरा से बल का व्यंजन या सूत्र, और तीसरा से बल के प्राकृतिक और दिशा का पता चलता है। बल का दिशा का पता किसके द्वारा चलता है, बल का दिशा और प्रकृति के बारे में किससे पता चलता है, ये आपका तीसरा नियम के द्वारा पता चलता है। आगे आपका कुछ ट्रिक टाइप का है, अब ट्रिक को देखते हैं। याद करने के लिए होता है, पहला में होता है फर्स्ट लॉ, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ में होता है, जब अगर गति या विराम का विरोध करता है तो उसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं। गति या विराम का विरोध, और समझिए जहाँ भी गति और विराम का विरोध हो रहा है तो समझिए क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही लागू हो रहा है। अब हो गया आपका सेकेंड लॉ, एक हो गया आपका सेकेंड लॉ।
न्यूटन ने 3 गति का नियम दिए थे। 1887 इसमें प्रिंसिपिया नामक बुक के माध्यम से इन्होंने प्रकाशन किया था। चोट का कम या अधिक लगना, चोट का कम या अधिक लगना, और आपको चोट कम या अधिक लग रहा है, जैसे अभी आप देखे थे जो टेनिस का बॉल होता है और क्रिकेट का बॉल में दोनों में अंतर देखे थे, इसमें अधिक चोट लगता था। अब देखिए चोट का कम या अधिक लगना द्वितीय गति का नियम, और चोट का लगना तृतीय गति का नियम। थर्ड लॉ में क्या हो जाएगा, चोट का लगना, ये आपका तीसरा नियम। यही था आपका शॉर्ट के रिवीजन के लिए। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिए थे, उसमें गति या विराम के विरोध जो करेगा वो प्रथम नियम के अनुसार हो जाएगा। चोट का कम या अधिक लगना द्वितीय नियम हो जाएगा। चोट का लगना क्या हो जाएगा, तृतीय नियम हो जाएगा। आगे आपका है बल के प्रकार है आगे। बल को 2 भागों में बांटा गया है। ये बल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। एक होता है आपका संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल, बैलेंस बल, अनबैलेंस बल। एक होता है आपका क्या चीज, संतुलित बल होता है। एक होता है बैलेंस बल और दूसरा होता है क्या चीज, अनबैलेंस बल, असंतुलित बल, और दूसरा होता है असंतुलित बल यानी अनबैलेंस बल। फोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड सेकेंड इज अनबैलेंस फोर्स। अब इसमें होता है अनबैलेंस फोर्स और एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स एंड सेकेंड इज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, अब देखिए बैलेंस फोर्स किसको बोला जाता है, ये बल का जो बल बराबर तथा विपरीत होता है, जो बल बराबर तथा विपरीत होता है, इसमें क्या होता है, बल क्या होता है बराबर, बल बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत होता है। ये आपका संतुलित होता है। इस बल में गति के परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, गति का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें गति का परिवर्तन नहीं होता है, इसमें गति का परिवर्तन नहीं होता है, ये है आपका संतुलित बल का कुछ गुण। ये परिवर्तन नहीं होता लेकिन अधिक होने की अवस्था में बदल जाती है। अगर ये अधिक होगा तो क्या होता है, उसका अवस्था बदल जाता है। अब इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। ये इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, असंतुलित बल हो जाएगा। देखिए पहला है, इसमें पहला आपका है बैलेंस फोर्स, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है। गति में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अधिक होने पर अवस्था क्या होती है, बदल जाती है। और तो कोई भी चीज़ है उसको बैलेंस अगर है तो क्या एकदम संतुलित है। मान लीजिए इसमें कोई बल लगा रहा है, एकदम संतुलित है, ठीक है, वही इस पर थोड़ा सा इधर बल लगा देता क्या होगा, इसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ये असंतुलित हो जाएगा। जब असंतुलित होगा तो क्या होगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया है असंतुलित अनबैलेंस बल। असंतुलित पर वह बल है जो असमान और विपरीत की ओर गति प्रदान करता है। इसमें क्या हो जाएगा, ये गति प्रदान करेगा। असमान में क्या होगा, गति प्रदान करेगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें है वह बल जो असमान और विपरीत होता है, असमान। इसमें बराबर का ये क्या असमान तथा विपरीत, असामान्य तथा विपरीत, असामान्य तथा विपरीत होता है। इसमें असामान्य और विपरीत होता है और ये गति प्रदान करता है। इनमें कोई गति प्रदान नहीं करता लेकिन इसमें क्या करता है, गति प्रदान करता है। ये अनबैलेंस फोर्स है। असंतुलित बल का, असंतुलित बल वह बल है जो असामान्य तथा विपरीत होता है और इसमें गति प्रदान होता है। ऊपर वाला क्या होता है, गति प्रदान नहीं होता, लेकिन अगर अधिक बल लग गया तो क्या होगा, वो गति का भी परिवर्तन कर देगा। कोई पिंड सतत चाल से चल रही है, अर्थात कोई बल कार्य नहीं कर रहा। अगर जो मान लीजिए कोई पिंड एकदम सतत चाल से चल रही है, उसमें कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला जा सकता है। और जब कोई वस्तु है उसमें असंतुलित बल लगा करके
क्या किया जाता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको परिवर्तन किया जा सकता है। गोली की गति के बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप में बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। और जो गोली की गति है उसको बदलने के लिए असंतुलित बाह्य बल लगाया जाता है। गोली की गति के एक रूप बनाने के लिए क्या लगाया जाता है, संतुलित बल। संतुलित रहेगा, एक रूप में ही रहेगा। संतुलित रहेगा तो उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता, अधिक रहेगा तो क्या होगा, परिवर्तित होगा। असंतुलित में असामान्य और विपरीत होता है, इसमें क्या होता है, गति प्रदान किया जाता है। ठीक है बता, चला आगे है आपका घर्षण। यह है घर्षण, यह है रगड़ा रगड़ी, यह है आपका घर्षण। जब तक नहीं रगड़ेगा तब तक ये मार्कर नहीं चलेगा। यही क्या है आपका घर्षण। घर्षण का कारण क्या हो रहा है, मार्कर चल रहा है। घर्षण का कारण क्या हो रहा है, मार्कर चल रहा है। ठीक है, घर्षण का कारण ही मार्कर चल रहा है। घर्षण क्या होता है, घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में रहता है। घर्षण क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में जो घर्षण होता है गति के विपरीत दिशा में लगता है। यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, रिएक्शन किधर हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। वही है आपका यहाँ पे जो घर्षण होता है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण फोर्स आप गति कर रहे हैं इधर, बल लगाना पड़ता है, बल लगाना लगता है पीछे की ओर। जैसे आप चलते हैं पीछे की ओर बल लगाते हैं, आगे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर बल लगाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। वही आपका घर्षण फ्रिक्शन। देखिए घर्षण को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को भी दो तरह से बांटा गया, एक सकारात्मक घर्षण, एक नकारात्मक घर्षण। उसको आगे देखते हैं। घर्षण को क्षयकारी या क्षीण बल कहा जाता है। जो घर्षण बल होता है, जो घर्षण बल होता है इसको बोला जाता है क्या चीज, क्षयकारी या इसको बोला जाता है क्या चीज, क्षीण बल। क्षीण बल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, घर्षण बल को क्या बोला जाता है, क्षीण बल या क्षयकारी। जिसका क्षय होता है क्षयकारी बल या क्षीण बल उसको बोला जाता है। इसको सहायता से मतलब घर्षण को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा, संहयक से। संहयक मतलब समझ रहे हैं, संहयक के द्वारा गिरीश मोबिल उसमें लगा दिया जाता है, जिससे बाल बेरिंग और गाड़ी चला तो उसमें नहीं घिसेगा। इसके द्वारा क्या किया जाता है, संहयक को लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, उसका आता संहयक होता है। इसमें गिरीश मोबिल का प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संहयक को भी तीन भागों में बांटा गया। संहयक क्या होता है, तीन भागों में बांटा गया। एक ठोस संहयक होता है और एक क्या होता है, द्रव संहयक होता है। एक द्रव संहयक होता है और दूसरा क्या होता है, और ठोस होता है। एक और ठोस मतलब आधा ठोस होता है, आधा और ठोस, एक और ठोस होता है। आइए देखते हैं घर्षण को क्षयकारी बल कहते हैं। इसे संहयक की सहायता से कम किया जा सकता है। इसको संहयक से सहायता से क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। जैसे अब देखिए हमें बाल बेरिंग में जो बेरिंग होता है उस पर ग्रीस लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है, उसको घर्षण को कम करने के लिए लगाया जाता है। संहयक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तेल, मोबिल, ग्रीस और आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संहयक मतलब लुब्रिकेंट, इसको तीन भागों में बांटा गया और रूप में। तो आपका ठोस के रूप में कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट। जो आप ग्रेफाइट देखे भी होंगे जो पेंसिल में लगा होता है, ये ठोस अवस्था में रहता है। द्रव में क्या होता है, मोबिल जो तरीका होता है जल जाने के बाद से, पहले कैसे रहता है, लाल छान रहता है। और एक होता है तेल। अब देखिए कि मशीन जब चलता है, सिलाई मशीन में उसमें क्या किया जाता है, तेल डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है, उसको घर्षण को कम करने के लिए। और ठोस में क्या हो जाएगा, ये ग्रीस होता है। ग्रीस होता है जो बाल बेरिंग में लगाया जाता है और ये ग्रीस होता है और ठोस। वही है आपका संहयक, ठोस, द्रव और अर्धठोस होता है। यह होता है ग्रेफाइट, तेल, मोबिल और ग्रीस होता है। तेल, मोबिल और ग्रीस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। देखते हैं आगे। घर्षण एक क्षयकारी और क्षीण बल होता है। इसके संहयक का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है और आपको आगे की ओर चल रहा है तो बल को विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। और घर्षण को कम करने के लिए संहयक का प्रयोग किया जाता है। संहयक को तीन भागों में बांटा गया। एक होता है ठोस और दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है क्या, अर्धठोस। तो ठोस में क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। द्रव में होगा तेल, मोबिल और अर्धठोस में होगा आपका ग्रीस। अर्धठोस में होगा आपका ग्रीस। आगे आपका अगर किसी वस्तु के गतिमान वस्तु के कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो समझ लीजिएगा घर्षण के कारण रुक गई है। अगर
घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, रुक गई है। अगर किसी वस्तु पर कोई बल कार्य कर रही नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। घर्षण के कारण अगर उसमें बल कार्य नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण वो रुक जाएगी। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। दो सतह होता है जिसमें अनियमितता के कारण क्या होता है, दो सतह हो गए, इसमें अनियमितता के कारण क्या होगा, घर्षण बल लगेगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य को क्षय नहीं होता है, ये तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसमें कहने का मतलब है जो घर्षण होता है, अब चलते हैं देखते हैं इसकी, और चलते चलते क्या होता है, तापीय मतलब पैर में भी गर्मी आती है, गर्म हो जाता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता है, उसका ह्रास नहीं होता है, क्या होता है, तापीय में परिवर्तित हो जाता है, ताप में परिवर्तित हो जाती है। सतह अनियमितता रहने पर घर्षण बल लगता है। सतह की अनियमितता रहने पर क्या होता है, घर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है। आगे आपका घर्षण के प्रकार, जो घर्षण है, घर्षण बल है, इसका प्रकार देखते हैं। घर्षण का प्रकार, घर्षण का प्रकार, घर्षण का प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें घर्षण को चार भागों में बांटा गया। घर्षण को कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में। ये चार है, स्थितिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, स्थितिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक है दूसरा सीमांत फ्रिक्शन, मतलब सीमांत घर्षण जिसको लिमिट फ्रिक्शन बोला जाता है, और एक गतिज या सर्पिल घर्षण मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक रोटरिंग घर्षण मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। ये घर्षण है आपका। घर्षण को चार भागों में बांटा गया है। एक है स्थितिज घर्षण, दूसरा है सीमांत घर्षण, और तीसरा है गतिज या सर्पिल घर्षण, और चौथा कौन सा है, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण। आइए बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या एक है आपका स्थितिज घर्षण, एक है आपका क्या चीज, स्थितिज घर्षण। स्थितिज घर्षण मतलब स्थितिक घर्षण, स्थितिक घर्षण उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिक घर्षण बोलते हैं। जब घर्षण बल किसी वस्तु के तब कार्य करती है जब वो वस्तु का है स्थिर अवस्था में, इसको क्या बोलते हैं, स्थितिकी घर्षण मतलब स्टैटिक घर्षण, इसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक घर्षण बोला जाता है। आगे आपका है, आगे आपका है सीमांत, सीमांत, सीमांत घर्षण है जिसको लिमिट फ्रिक्शन बोला जाता है। वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करती है जब वस्तु मतलब सरकने से क्या होता है, सरकने को होता है या सरकने के कारण होता है, इसको लिमिट फ्रिक्शन बोला जाता है। एक था आपका गतिज या सर्पिल घर्षण मतलब स्लाइडिंग, वह घर्षण जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही होती है। ये कब काम करता है, जब गतिज या सर्पिल घर्षण किस पे करती है, जब घर्षण अनंत तल पर कार्य करती है, मतलब इंक्लाइंड तल पर क्या करती है, फिसलती है, उसी पर क्या होता है, उसे गतिज या सर्पिल घर्षण उसको बोला जाता है। आगे आपका रोलिंग या लोटनिंग, लोटनिक घर्षण या उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। जो लोट करके चलता है उसको लोटनिक घर्षण बोला जाता है। वही है वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करती है जब वस्तु क्या करता है, लुढ़कता है, लुढ़क रहा हो, जब वस्तु का हो लुढ़क रहा हो उसको क्या कहता है, लोटनिक घर्षण बोलते हैं। जब लोटनिक घर्षण मतलब ये है लुढ़क मतलब लोटा कर चल रहा है, जैसे क्या बोलेंगे, लुढ़क के चल रहा है, क्या बोलेंगे, लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण इसी को बोला जाता है। आगे आपका ये है स्थितिक घर्षण में सबसे ज्यादा घर्षण होता है, उसके बाद किसमें होता है, गतिज या सर्पिल में होता है, तब किसमें होता है, लोटनिक में होता है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ आपका ये इंपॉर्टेंट, बॉल बेयरिंग गति घर्षण को लोटनिक घर्षण क्या करते हैं, बदलते हैं। ये बॉल बेयरिंग जो होता है वो लोटनिक घर्षण को क्या करते हैं, आपको जो बॉल बेयरिंग होता है गति घर्षण क्या करते हैं, लोटनिक घर्षण में बदलते हैं। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण के तुलना में लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है। रोलर होता है उसको खींचने की अपेक्षा लुढ़काना क्या होता है, आसान होता है। जो खींच करके मान लीजिए ये रोलर है, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे हम खींच रहे हैं, ये रोलर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन इसको हम लुढ़का के ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा, ये लोटनिक घर्षण का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। लोटनिक घर्षण का मान कम हो जाएगा, लोटनिक घर्षण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही आपका दिया हुआ है ये 3 नंबर में कि रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। अब देखिए घर्षण को 2 भागों में बांटा गया है। घर्षण जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। घर्षण जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका पॉजिटिव
और एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव आपका और दूसरा क्या होता है नेगेटिव। ये दो इसका पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव घर्षण होता है, एक नेगेटिव घर्षण होता है। जिससे लाभ होगा, जिससे क्या होगा लाभ होगा, जिससे लाभ होगा क्या होगा पॉजिटिव घर्षण होगा। तो जिससे लाभ होगा उसको उससे क्या होगा पॉजिटिव घर्षण होगा, जिससे लाभ होगा उससे लाभ, इससे क्या होगा हानि होगा। जिससे लाभ होगा उससे पॉजिटिव घर्षण और जिससे हानि होगा उससे नेगेटिव घर्षण। जिससे हानि होगा उससे नेगेटिव, जिससे लाभ होगा उससे पॉजिटिव घर्षण होता है। वैसा घर्षण जिससे लाभ होता है उससे क्या होता है पॉजिटिव घर्षण। वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ होता है, जब घर्षण का मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ये क्या है लाभ हो रहा है, पता पॉजिटिव घर्षण। अब मान लीजिए घर्षण का क्या हो रहा है बाल बेरिंग घिसता है, बहुत ज़्यादा बाल बेरिंग घिसता है, उससे क्या होता है हमको हरास होता है, मतलब हानि होता है, उसको क्या बोलेंगे नेगेटिव घर्षण बोलेंगे, उसको नेगेटिव घर्षण बोला जाता है। उससे क्या होता है हानि होता है, उसे नेगेटिव घर्षण बोला जाता है। वही चलने में जो घर्षण काम करता है उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, और बाल बेरिंग घिस रहा है या जूता घिस रहा है तो हम क्या करेंगे उसको नेगेटिव घर्षण बोलेंगे। आगे दिया हुआ है कि घर्षण से लाभ और हानि क्या है। मान लीजिए घर्षण तो हो गया लेकिन उसमें लाभ भी होना चाहिए और हानि भी होता है। हानि आजकल क्या दिख रहा है कि इसमें हमको लाभ है, इसमें और हानि है। वही हमको देखना है कि जो घर्षण हो रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं, और जब घर्षण मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, और ये चिकना सतह है, चिकना सतह इसमें घर्षण कम रहता है, वही इसमें क्या होता है रुखरा रहता है, रुखरा रहता है, इसमें क्या होता है घर्षण ज़्यादा होता है। घर्षण ज़्यादा होता है तो क्या होता है अगर जो घर्षण कम होने के कारण हम क्या करते हैं उस पर बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं, इसमें क्या होता है घर्षण कम हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसमें घर्षण अधिक होने के कारण क्या होता है बालू या पानी में नहीं चल पाता है। जैसे मान लीजिए आप पानी में जा रहे हैं, यहाँ पानी है पूरा, इसमें पैर डालेंगे तो चल पाएंगे, ये पूरा घर्षण के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पूरा पानी, या बालू में यहाँ का इसमें बालू का पैर मतलब किसी जगह इसमें पैर फंस जाएगा, इसमें क्या होगा घर्षण ज़्यादा हो जाएगा, इसमें घर्षण ज़्यादा हो जाएगा। और वही आप जमीन पर चल रहे थे घर्षण कितना ही मान लीजिए आपका पैर चिपक रहा है, इसमें घर्षण क्या हो रहा है कम हो रहा है, घर्षण क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो यही अंतर है। इसमें पानी में क्या हो रहा है घर्षण क्या होता है पानी या बालू में नहीं चल पाता है, घर्षण अधिक हो जाता है, घर्षण क्या होता है अधिक हो जाता है, और बालू में क्या होता है पैर अंदर चल जाता है, और इसमें क्या होता है इसमें घर्षण अधिक हो जाता है, इसमें हम नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों के पार्ट टूट जाते हैं। और जब मान लीजिए ये सांप है और सांपट क्या हो रहा है इसको नचा रहा है, नाच रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें घर्षण हो गया, बाल बेरिंग किसी मतलब हिस्सा किया तो क्या होगा इसमें घर्षण के कारण क्या होगा एक दिन क्या करेगा टूट जाएगा। वही घर्षण कम होने पर मशीन नहीं चल पाती है, घर्षण की कमी होने पर मशीन क्या होती है नहीं चल पाती है। और मान लीजिए घर्षण नहीं होगा तो उसमें क्या होगा इसमें घर्षण नहीं होगा तो चल ही नहीं पाएगा। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। वही आपसे बोले थे, और जब चल रहा है तो क्या है पॉजिटिव घर्षण है, वही बाल बेरिंग जा रहा है तो क्या है नेगेटिव घर्षण है। तरलों द्वारा लगाया गया जो घर्षण होता है तो तरल द्वारा आपस में जो घर्षण लगता है उसको क्या बोलते हैं कर्षण बोलते हैं। कर्षण किसको बोलते हैं एक होता है कर्षण, घर्षण होता है ये तरल के द्वारा जो घर्षण लगता है, तरल के द्वारा मतलब तरल के द्वारा ये तरल के द्वारा जो घर्षण लगता है उसको क्या बोलते हैं तरल के द्वारा ही जो घर्षण लगता है उसको क्या बोलता है कर्षण बोला जाता है। तरल के द्वारा घर्षण लगता है उसको कर्षण बोला जाता है। अब देखिए घर्षण गुणांक क्या होता है। घर्षण बल का वो अभिलंब, घर्षण बल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होती है समानुपाती होती है। ये F उसका क्या होती है उसके अभिलंब के समानुपाती होती है। उसके बाद अर्थात घर्षण F और समानुपाती अभिलंब की प्रतिक्रिया बल होती है। वही आपका दिया है F = यहाँ पर म्यू का है वो घर्षण गुणांक है, ये आपका म्यू है आपका घर्षण गुणांक, ये आपका घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है F/R, म्यू = F/R। घर्षण गुणांक होता है घर्षण बल बटा अभिलंब के प्रतिक्रिया बल। R का है यहाँ पर R है अभिलंब के प्रतिक्रिया बल, यह का अभिलंब के प्रतिक्रिया बल, जो अभिलंब है उसका क्या है प्रतिक्रिया बल, अभिलंब की प्रतिक्रिया बल, अभिलंब की प्रतिक्रिया बल। R यहाँ पर अभिलंब की प्रतिक्रिया बल, F का है यहाँ पर घर्षण बल, F का है घर्षण बल, F का है घर्षण बल, F यहाँ पर म्यू का यहाँ पर ये घर्षण गुणांक है, ये घर्षण गुणांक है।
तो घर्षण गुणांक इक्वल टू होता है F बाई आर मतलब F का है घर्षण बल, अवलंब की प्रतिक्रिया बल का हो गया। आगे आपका है, आगे है घर्षण गुणांक की मात्रकहीन होता है। जो घर्षण गुणांक होता है ये क्या है, मात्रकहीन होता है। घर्षण गुणांक जो घर्षण गुणांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन या मात्रकहीन और विमाहीन होता है। ना इसका मात्रक होता है, ना मात्रक होता है, ना इसका विमा होता है, ना विमा होता है। जो घर्षण गुणांक है उसका ना मात्रक होता है ना विमा होता है। घर्षण का ना मात्रक होता है ना विमा होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 तथा 0 से लेकर कहाँ तक 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण का गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य का ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य का होता है ऋणात्मक होता है। आज का सेशन यहीं तक था। आज आपका दूसरा चैप्टर था फिजिक्स का। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग रोजगार टेक्निक चैनल से जुड़े रहें और इसके जो भी सेशन कराया जा रहा है सभी आपको फ्री है। आप लोग उस पर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर प्यार करें। जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में क्या करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।